नमस्कार, मैं अभिषेक। मनकोम्बु संबशिवन स्वामीनाथन या MS स्वामीनाथन, ये वो नाम है जिसने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। न सिर्फ आत्मनिर्भर बल्कि इंडिया को एक्सपोर्ट मार्केट में भी आगे लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और हरित क्रांति के जनक पंचतत्व में विलीन हो गए। आइए जानते हैं MS स्वामीनाथन और हरित क्रांति को विस्तार से। भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी 1947 में मिली, लेकिन साथ में एक रेंगती हुई अर्थव्यवस्था, सुविधाओं का अभाव और दूसरे देशों पर निर्भरता भी मुफ्त में मिली। गरीबी, भुखमरी और किसानों की आत्महत्या बड़ी आम सी घटना थी। बीच बीच में पड़ने वाला भयंकर सूखा परिस्थिति को और भी गंभीर बना देता था। रोटी, कपड़ा और मकान में अगर कपड़ा और मकान थोड़े अधूरे भी हों तो कम से कम जान बच सकती है, लेकिन रोटी अगर अधूरी हो तो जीवन और आने वाली पीढ़ी दोनों को समूल नष्ट होने में जरा भी वक्त नहीं लगता। 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ भारत इतना भी सक्षम नहीं था कि अपने लोगों को अनाज और चावल मुहैया करा सके। अमेरिका के शिप्स के जरिए अनाज इंपोर्ट किया जाता था, तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। उस समय अंग्रेजी का एक मुहावरा बड़ा प्रचलित था, इंडिया वॉज लीडिंग अ शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस। इसका मतलब यह था कि यूएस जब शिप के माध्यम से अनाज भेजता था तब हमारा पेट भरता था। उस समय यूएस इंडिया कॉर्पोरेशन के लिए पब्लिक लॉ 480 या PL 480 बनाया गया था। इस लॉ में डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट एंड एग्रीकल्चर एंड द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा प्रेसिडेंट को स्वीकृति दी गई थी कि वो फ्रेंडली नेशंस को सरप्लस अनाज कंसेशनल प्राइस पर या ग्रांट्स के द्वारा मुहैया करा सके, और इसी वजह से अमेरिका शिप्स के जरिए हमें अनाज देता था। सोचिए, ऐसे वक्त और ऐसे हालात में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सत्ता संभाली और इसरो, DRDO और IIT जैसे संस्थानों की नींव रखी। आज के समय में उन्हें काफी गलत अफवाहों के केंद्र में रखा जा रहा है, जो कि भारत के उज्जवल भविष्य और इथिक्स के लिहाज से कहीं से भी उचित जान नहीं पड़ता। खैर, आपको जानकर हैरानी होगी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन की शुरुआत एग्रीकल्चरल रिसर्च में नहीं हुई थी। सबसे पहले इन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन किया और भारत सरकार के अलग अलग पदों पर रहे। 1981 से 1985 के बीच फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के चेयरमैन रहे। उसके बाद 1990 तक इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के प्रेसिडेंट रहे। इतना ही नहीं, 1990 से 1996 के बीच वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के प्रेसिडेंट रहे और सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के डायरेक्टर जनरल भी रहे। तो ये कैसे हुआ कि एक IPS एग्रीकल्चरल रिसर्च के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर गया? बात उस समय की है जब महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए भारत को एक कर रहे थे, यानी साल 1942। उसी समय वर्ल्ड वॉर 2 भी समसामयिक रूप से चल रहा था, जिससे ब्रिटेन की भूमिका को कौन नहीं जानता। विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे और वर्ल्ड वॉर 2 के अनुरूप सारी पॉलिसीज बन रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व सोल्जर्स को प्रायोरिटी दी गई, जिसके कारण भारत में अनाज की सप्लाई काफी कम कर दी गई। नतीजा, बंगाल फमाइन। ये वो ऐतिहासिक काला अध्याय है जिसने तकरीबन 30 लाख लोगों की जान भुखमरी से ले ली। वैसे तो इस घटना ने पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैरेक्टर को पूरी दुनिया के सामने रखा और पूरी दुनिया में लोग इस घटना से प्रभावित हुए, लेकिन इस बंगाल फमाइन ने भारत के तमिलनाडु के एक छोटे से शहर कुंभकोणम में एक डॉक्टर पिता के घर जन्मे MS स्वामीनाथन की सोच बदल दी। पिता MK संबशिवन एक जनरल सर्जन थे। अक्सर ऐसा होता है कि अगर पिता या मेडिकल फील्ड में हो तो बेटा भी उसी फील्ड में जाता है, लेकिन मेडिकल फील्ड के बैकग्राउंड के बावजूद MS स्वामीनाथन ने मेडिकल कॉलेज की जगह एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ कोयम्बटूर में जाना ज्यादा मुनासिब समझा। कौन जानता था कि सोच में बदलाव पूरे भारत की तस्वीर बदलने वाला है और फूड प्रोडक्शन में इंडिया को फुल्ली इंडिपेंडेंट करने वाला है। एग्रीकल्चर को लेकर MS स्वामीनाथन इतने संजीदा थे कि उनकी रिसर्च के कारण वो यूरोप और अमेरिका के उन्नत संस्थानों में गए और भारत लौटने के बाद 1954 में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक यानी वर्तमान ओडिशा राज्य में काम करना शुरू किया। ज्यादातर रिसर्च उनकी राइस को लेकर ही हुआ करती थी। इसी वजह से जीन ट्रांसफर के माध्यम से चावल की पैदावार को बढ़ाने के मेथड्स पे उन्होंने सफलता हासिल की। हमारे देश में जो चावल या गेहूं के पौधे थे उसमें एक बड़ी समस्या थी, ये लंबे होते थे और इनके स्टेम्स
काफी पतले, जिसके कारण ये अक्सर झुक जाते थे और पौधे नष्ट हो जाया करते थे। इसी में बदलाव की आवश्यकता थी, जिसे MS स्वामीनाथन की रिसर्च और डेडिकेशन ने सफलतापूर्वक कर दिखाया। उनके रिसर्च में जीन ट्रांसफर की मदद ली गई, जिसके माध्यम से चावल और गेहूं के पौधे में जो कमजोरी थी उसे दूर किया गया। लेकिन क्या है ये जीन ट्रांसफर? जीन ट्रांसफर एक मेथड है जिसमें चावल के DNA का जीन किसी और जीन के म्यूटेशन से यील्ड बढ़ाई जाती है। थोड़ा बहुत इसे आप जेनेटिक म्यूटेशन से जोड़कर भी समझ सकते हैं। ये कुछ ऐसा है कि जिन कमजोरियों के कारण चावल एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से खराब हो जाता है, उन कारणों को जेनेटिक इनोवेशन यानी DNA में चेंजेस कर बूस्ट किया जा सके, ताकि फसल खराब होने के चांसेस को मिनिमाइज किया जा सके। और ऐसा जपोनिका वैरायटीज से इंडिका वैरायटीज में जीन ट्रांसफरिंग के माध्यम से किया जाता है, जिसमें फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स को भी आधार बनाया गया। उन्होंने अपने रिसर्च में सॉइल फर्टिलिटी और वाटर मैनेजमेंट पर भी खूब जोर दिया। इन सारे सिस्टम्स और जीन ट्रांसफर के बाद HYV सीड्स हमारे सामने आया। HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी अधिक पैदावार वाले बीज। शुरुआती चरण में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका परीक्षण हुआ और ये अप्रत्याशित रूप से सफल रहा और देश भर में इसे लागू भी किया गया। हालांकि सॉइल फर्टिलिटी और वाटर यूसेज पर कंट्रोवर्सी भी हुई, बावजूद इसके ये सफल रहा। चावल पर सफलता के बाद मेक्सिको के साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर MS स्वामीनाथन ने गेहूं पर भी काम किया, ताकि इसकी प्रोडक्शन को भी इनहैंस किया जा सके। क्योंकि जीन ट्रांसफर के लिए जो नॉरिन डॉर्फिंग जीन्स थी वो मेक्सिको से ही लाई जा सकती थी। नॉर्मन बोरलॉग वो साइंटिस्ट है जिन्हें 1970 में नोबेल पीस प्राइज मिला और इसके केंद्र में यही ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति मुख्य भूमिका में थी। MS स्वामीनाथन की इस हरित क्रांति के पहले जो हमारे देश में गेहूं की पैदावार थी वो 6 मिलियन टन के आसपास थी, लेकिन 1962 में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत में ही ये बढ़कर 10 मिलियन हो गई और 1968 तक ये पैदावार बढ़कर 17 मिलियन टन तक पहुंच गई। 1966 में भारत ने एक भयंकर सूखा झेला और उस वक्त PL480 के कारण US ने मदद भी की। PL480 का जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में ही किया था। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ऐसी परिस्थितियों पर काफी हद तक काबू पाया जा सका। हालांकि आज के समय में हम दूसरे देशों को अनाज भेजते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि इंडिया जब कभी इंपोर्ट सैंक्शंस लगाता है तो इंटरनेशनल प्राइस पर काफी असर पड़ता है, और ये रुतबा भारत ने MS स्वामीनाथन के विजन के वजह से ही पाया है। हालांकि अन्य कई वैज्ञानिकों के काम को भी कमतर नहीं आंका जा सकता, लेकिन विजन और डायरेक्शन के पीछे MS स्वामीनाथन ही थे। जैसे फूल में कांटे भी होते हैं, वैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी थी जो कि आज भी अपने असर छोड़े हुए हैं। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन से ज्यादातर फायदा समृद्ध किसानों को हुआ, छोटे किसानों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ, ना ही मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का वो इस्तेमाल कर पाए। साथ ही HYV सीड वाटर कंज्यूम ज्यादा करती थी और लंबे समय तक उपयोग के बाद सॉइल फर्टिलिटी भी कम हो जाती थी, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी रिसाइकल टाइम ज्यादा था। और जब पैदावार बढ़ी तो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का भी उपयोग बढ़ गया, जिसके कारण इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ग्राउंड लेवल पे बढ़ गया। हालांकि ऐसा नहीं था कि MS स्वामीनाथन को इसका अंदाजा नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुद 1968 में इंडियन साइंस कांग्रेस के वाराणसी सम्मेलन में इसके नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा की, जो कि आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। हर एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक साथ होते ही रहते हैं, चाहे जो भी हो, बट नकारात्मक प्रभावों के बावजूद भारत आज फूड क्राइसिस से नहीं जूझता और फूड सिक्योरिटी में इंडिपेंडेंट है, और इसका श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को। मेरी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि और नमन। आज के लिए इतना ही। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या शिकायत करनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्ते।